ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलरेडी करी होती है +1 में भी, 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री फेस करी होती है, कितने सारे फॉर्मूले करे होते हैं और बहुत सारी बातें सुनी होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री की सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जब हमने वो काम करा तो नोटिस करो कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली उस तरह का टॉपिक है जो कि लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस से आता है। हम क्वेश्चंस करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में हमें दिमाग लगाना पड़ता है, हमें स्टेप्स करने पड़ते हैं, तो हम लोग का फॉर्मेट बनना शुरू होता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर ऐसा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंगली कंसेप्चुअल है, बहुत इंटरेस्टिंगली कंसेप्चुअल है। इस पे क्वेश्चंस, अब टॉपिक कंसेप्चुअल है तो अगर अब नेक्स्ट कुछ डेज में जो काम करेंगे, अगर प्रॉपरली समझ में आ गया, जैसे से बताया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत दिन लगाएंगे, तो इस टॉपिक का हमारा किसी भी लेवल का सवाल कभी गलत नहीं होगा। आईआईटी में आया कोई सवाल नहीं ऐसा, या कोई आगे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग फेस नहीं करेंगे जो कि इस टॉपिक में हमारे अंडरस्टैंडिंग की वजह से रुके। बस पूरे कॉन्फिडेंस से जैसे बताया जाए वैसे ही समझना। बहुत बेसिक टॉपिक है, पर जैसे बताया जाए एग्जैक्टली वैसे ही समझना, कोई कंफ्यूजन और मत क्रिएट करना, फिर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई मर्जी क्वेश्चन उठा लो किसी मर्जी बुक का, याद रखना इस रूट पे नहीं काम करना कि हमने सारी बुक्स के सारे सवाल कर रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल वहाँ तक आना चाहिए कि किसी बुक का कोई भी सवाल दे दो हमसे होना चाहिए। तो इसलिए इस टॉपिक की पूरी तरह पहले अंडरस्टैंडिंग समझेंगे, बिल्कुल इनसाइट्स हैं वो देखेंगे कि लोगों को क्या क्या नहीं पता चलता, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद चेक करा करेंगे डायरेक्टली बाय अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। तो चलो जो करना है शुरू, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो करना है स्टार्ट, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें काम की बात क्या है कि जैसे बताया जाए, केवल इस बात को अब डाइजेस्ट करना। अब समझो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम करा होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? मशीन है, उसके अंदर रॉ मटेरियल डाला, उसने उसको कुछ नया करके बाहर गिरा दिया, तो साइन फंक्शन इज अ मशीन। अब वैसे ही अब हमारे सामने नया नाम आने वाला है। हमने साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सीकेंट, कोसीकेंट, कॉट, ये सब करे हुए हैं, ये सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करे हुए हैं। तो अब जो चेंज्ड नाम है, जो अब हम नया सुनने लगे हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये भी काम बहुत सिंपल है, केवल समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमें फंक्शंस नाम में क्लैरिटी है कि हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन करा है, तो ये नाम वहीं से ओरिजिनेटेड है, फंक्शंस चैप्टर के इनवर्स ऑफ अ फंक्शन नाम से। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता था? एक फंक्शन की एग्जैक्टली उल्टी मशीन। एक मशीन काम करती है कि वो यहां से, मान लो एक मशीन किसी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, तो इनवर्स फंक्शन क्या करता है कि उसी प्रोडक्ट को वापस रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझो कि काम वही करेगा, पर अब बिल्कुल बेसिक नाम से देखना शुरू करते हैं। तो बस इस पॉइंट को पहले ऑब्जर्व करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, हर वर्ड को ध्यान से समझना। कहीं पॉइंट फंसे तो लेक्चर के एंड में वापस जाके फिर से आना, बीच में ब्रेक मत लेना, बीच में रिवाइंड भी मत करना। पूरी बात पहले ध्यान से समझो, क्वेश्चंस को देखो, एंड तक जाओ, उसके बाद फिर अगर ट्रबल लगे तो आज के आज ही इसको वापस फिर से आके देखना, पर पहले ये पॉइंट नोटिस करो। बिल्कुल बेसिक बात से अगर स्टार्ट करें तो सोचो हमने आज तक ये करा होता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है। क्या फंक्शन है? इसके अंदर रॉ मटेरियल डालो x, तो उसको साइन एक्स को चेंज करके, साइन फंक्शन चेंज करके एक नई वैल्यू बनाता है y। x को हमने डाला मान लो π/3, तो y कितना आता है? √3/2। x को डाला मान लो π/6, तो y कितना आता है? 1/2। तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें रॉ मटेरियल x डाला जा रहा है, कुछ नई चीज़ y बन के बाहर आ रही है। तो अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएं तो वो क्या हो जाता? सिंपली x इज इक्वल टू, इस सब सोचो कि ये इधर आ गया तो वो जाता साइन इनवर्स ऑफ y। अब हमने मान लो नाम बदला तो y आ गया साइन इनवर्स ऑफ x। ये है जो अब हमारा चैप्टर है, ये है जो अब जहाँ से हमारा काम शुरू होता है। y कितना आ गया? ये था ये फंक्शन, मान लो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता? मान लो ये f इनवर्स, ये सिंपली एफ एक्स लिखा हुआ है, तो उसी का f इनवर्स x कितना बन गया? y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x विच इज साइन इनवर्स x। तो अब एक्चुअली जब किसी ने मान लो ये बात पहली बार देखने पे, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक्चुअली क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि ये क्या बात बनी? जो साइन एक्स है उसका हम ग्राफ जानते हैं, साइन एक्स हमें फंक्शन नोन है, साइन एक्स का ग्राफ हमें पता होता है कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा ग्राफ है। तो साइन फंक्शन एक्चुअली कैसा फंक्शन है? साइन फंक्शन एक मेनी वन फंक्शन है। हमें दिखता है कि फॉर मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू ऑफ वाई। तो साइन एक्स फंक्शन कैसा होता है? मेनी वन।
पर हमें याद आता है कि एक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें करवाया गया होता है फंक्शंस में कि एक फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1 1 होगा और जब वो ऑन टू होगा। तो एक्चुअली इसको बाइजेक्टिव होना चाहिए साइन एक्स को, तो एक्चुअली साइन एक्स फंक्शन तो बाइजेक्टिव ही नहीं है। तो डायरेक्टली ऑन पेपर्स तो इस फंक्शन साइन एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, पर ये अपना पूरा चैप्टर है तो कहीं तो कोई भेद है, तो हमें वो समझ में आना चाहिए। नोटिस करो कि साइन एक्स जो फंक्शन है जिसमें एक्स अब की बारी एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो उसकी हाइट कितनी है 1 और नीचे कितनी -1। तो जो साइन एक्स फंक्शन है ये एक्चुअली मैनी 1 है, ट्रू। पर अगर मान लो हम लोग केवल एक इंटरवल पकड़ लें -π/2 से π/2, मान लो हम लोग केवल एक इंटरवल ले लें -π/2 से π/2, तो क्या इस इंटरवल -π/2 से π/2 में क्या हमें दिखता है कि बस -π/2 से π/2 के बीच में, नोटिस करो यहां से लेके यहां तक जो ये वाला ग्राफ है वो केवल इंक्रीज कर रहा है। तो इतने इंटरवल को अगर लिया जाए, अगर मान लो मैं x को केवल -π/2 से π/2 ले लूं और जो कॉरस्पॉन्डिंग कोडोमेन है वो केवल मैं -1 से 1 अगर ले लूं, तो क्या दिखता है कि अगर इतने इंटरवल में अगर ये फंक्शन डिफाइन करा जाए sin x, तो ये जो फंक्शन बना ये इस डोमेन के लिए और कॉरस्पॉन्डिंग इस कोडोमेन के लिए 1 1 है जो कि हमें दिख रहा है, और ये ऑन टू है। क्यों, देखो इस फंक्शन की रेंज क्या आती है इस इंटरवल में -1 से 1 और कोडोमेन कितना -1 से 1। तो ये फंक्शन अगर इतने इंटरवल में डिफाइन करा जाए तो हमें क्लैरिटी है कि तब ये जो फंक्शन sin x है वो एक्चुअली एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, तो वो कैसा हो गया, बाइजेक्टिव। तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, अपने आप में डायरेक्टली ये लिखे होने का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अगर हम x को डालेंगे -π/2 से π/2 तो जो y का आंसर आएगा वो -1 से 1 आएगा। तो अब जो इन्वर्स फंक्शन है वो इसी मशीन की उल्टी मशीन है, मतलब जो काम ये मशीन करती है उसका उल्टा काम ये मशीन करेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये इन्वर्स वाला फंक्शन है इसमें जो x जाएगा, जो x जा सकता है वो केवल -1 से 1 है। बहुत काम की बात है, इसको याद रखना। अब देखो उसका रीज़न हमें समझ में आता है। आम बच्चा क्या करता है कि इन सारी बातों को याद करता है, तो हमने याद वाद नहीं करना, हमें बिल्कुल कोर समझ में आना चाहिए कि किसी बात का भी क्या कारण है, फिर हम लोग कभी सवालों में फंसते नहीं हैं। y बराबर है साइन इनवर्स x के, तो हमें डायरेक्टली दिखता है कि इस सवाल में जो x है दैट हैज़ टू बी ओनली बिटवीन -1 to 1। क्यों, क्योंकि जो ये x है वो कभी साइन की वैल्यू था, और साइन की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती हैं, -1 से 1 तक। इसलिए देखो ये जो इस वाले साइन इनवर्स x के फंक्शन में जो x जा सकता है, मतलब इसका जो डोमेन हुआ वो केवल -1 से 1 है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स में x क्या हो सकता था, कुछ भी, कोई रियल नंबर ले लो इसका आंसर आ जाता था। पर साइन इनवर्स x में जो x है वो अब की बार यहाँ से बना, ये x क्या है, इस वाली वैल्यू का जो y बना, उल्टा हो जाता होता सिंपली नाम। तो हमें क्लैरिटी है कि इस मशीन के अंदर जो x जा सकता है वो केवल -1 से 1 है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको 10 बार बोलना, याद रखना। साइन इनवर्स x, देखो y बराबर था साइन x के, x क्या था, कोई एंगल, वहां से हमने x निकाला, वो आ गया साइन इनवर्स y, x का नाम बदला, y रख लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चों को ये +2 के एंड तक इतनी सी बात की क्लैरिटी नहीं होती, तो हम उन लोगों से नहीं, उनके बीच में नहीं होने चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि साइन इनवर्स x, ये जो y है, साफ साफ हमें दिखना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली एन एंगल, ये एंगल है। तो अपने माइंड में क्लियरली, बिल्कुल अपने मन में ये पिक्चर बनानी शुरू करो कि साइन इनवर्स x और ऐसे ही आगे कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x, ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो केवल एक एंगल है। जब उनको एक एंगल्स की तरह देखना शुरू करोगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि सवाल कितने बेकार होते हैं। सो दिस इज एन एंगल, सोचो कि ये एक एंगल A है, तो इस केस में जो ये एंगल है, जो इस एंगल का जवाब आ सकता है वो केवल -π/2 से π/2 है। देखो अब की बार इसका आंसर एनी एंगल नहीं हो सकता, क्यों, क्लियर है, हमने ये फंक्शन डिफाइन ही केवल इसी कंडीशन के अंडर करा। तो इसलिए ये इसका डोमेन था, ये इसका रेंज बनी। तो जब हम इसका जब उल्टा फंक्शन बनाएंगे तो अब की बार ये डोमेन है और ये इसकी रेंज है। इन्वर्स फंक्शन में क्लियर है, उल्टा हो जाता होता है सिंपली। तो ये इसका डोमेन, तो ये इसकी रेंज। तो इसलिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x जो फंक्शन है वो अब की बार केवल डिफाइंड है -1 से 1 के लिए डोमेन, और जो उसका जवाब आएगा वो केवल -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। मतलब साइन इनवर्स x का आंसर कोई बोले कि पाए है, तो हमें समझ में आता है कि उसने गलत बोला, क्यों, उसका आंसर पाए हो ही नहीं सकता, उसका आंसर केवल -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये हमने पता कहाँ से करा, साइन x का ग्राफ बनाया, वहाँ से हमें समझ में आया कि ये 1 1 था -π/2 से π/2 के बीच में।
यहां से हमें पहली बहुत अकल वाली बात समझ में आई कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फंक्शन केवल -π/2 से π/2 और -1 से 1 के बीच में डिफाइंड होता है। तो इसका डोमेन क्या बन गया इस फंक्शन का, -1 से 1, और इसकी रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या बनी, -π/2 से π/2। ये है पहली बहुत काम की बात। अब हमने सारे नहीं बनाने, पर हमने केवल ये बात समझनी है कि एक्चुअली इसके पीछे जो लॉजिक लगा वो क्या है। तो यहां से वो लॉजिक शुरू है, बिल्कुल ऐसे बोलने की समझ आ गई तो हम लोग बाकी सारे बच्चों से ऑटोमेटिकली बेटर होना शुरू हो गए। देखो आई हैव सीन किड्स, मैंने बच्चे देखे हैं इस तरह के जिनको लगता है कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है 1/sin x। हम उन बच्चों में नहीं होने चाहिए। हमें समझ में आना चाहिए कि ये एंगल है। साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x कैसे लिख सकते हो, ये पावर -1 नहीं हो रही, ये एक नया फंक्शन बनाया गया है। तो ये साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, सिंपली दिस इज एन एंगल, ये एंगल होता है। मान लो ये एंगल ए है, इस एंगल का जवाब कहां से कहां तक हो सकता है, -π/2 से π/2। क्यों होता है वो रीजन हमने अभी यहां पे देखा। ऐसे ही सोचो, कोई बोले y बराबर है cos इनवर्स x का, मान लो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता cos इनवर्स x। तो ये ओरिजिनेट कहां से, ये किसका इनवर्स है, cos फंक्शन का इनवर्स है। तो अब की बार cos फंक्शन का जरा ग्राफ नोटिस करो। देखो मैं cos वाले फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, cos वाले फंक्शन का ग्राफ है, ये 0, ये π/2, ये π। तो इस वाले फंक्शन के ग्राफ में क्या हमें दिखता है कि 0 से π तक ये फंक्शन 1 है, केवल डिक्रीज कर रहा है। 0 से लेके π तक ये फंक्शन कैसा है, cos का फंक्शन 1 है। तो अगर हम क्या करें कि अगर y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू cos x लिखें, हमने सिंपली y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू cos x लिखा, और अगर इसमें x को ले लें 0 से π और इसका कोडोमेन ले लें -1 से 1, तो इस इंटरवल में इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल था। cos x तो अदरवाइज हमें समझ में आता है कि मैनी 1 है, मैनी 1 फंक्शन का डायरेक्टली इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं होता। पर अगर हम केवल x को ले लें 0 से π और कॉरस्पॉन्डिंग जो रेंज बने वो केवल -1 से 1 ले लें, तो इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। इस रीजन से अब इसी का जो उल्टी मशीन बनती है वो ये है। तो अब की बार हमें समझ में आता है कि जो ये मशीन बनी, जो इसमें ये x जा सकता है वो केवल -1 से 1 है, उसी का उल्टा यहाँ पे क्लियर है। इसका डोमेन बन जाएगा अब की बार। तो इसका डोमेन क्या बनता है, इस रीजन से -1 से 1, और सिमिलरली इसकी रेंज कितनी बनती है, केवल 0 से π। याद रखना ये बात बहुत काम की है, हम लोग कितनी ही बार यूज करने वाले हैं इस पूरे लॉजिक को। तो हमें समझ में आता है कि cos इनवर्स x जो फंक्शन है, इसका जो आंसर आ सकता है वो केवल 0 से π के बीच में आएगा। क्यों आएगा ऐसा, हमने देखा खुद ही बना के भाई कि इसका क्लियर सा लॉजिक है कि जो इसका आंसर बनेगा दैट वुड ओनली बी बिटवीन 0 से π। ऐसे ही tan इनवर्स x भी इसी लॉजिक पे बनता है। तो क्लियर है, अब उसको ट्राई करना। कैसे ट्राई करना है, tan x का ग्राफ देखना, tan x के ग्राफ में देखना कि वो कितने इंटरवल में 1 है। तो हमें दिखेगा कि tan x 1 है -π/2 से π/2, इसलिए tan इनवर्स x की जो रेंज बनेगी वो इस रीजन से -π/2 से π/2 होगी उसकी रेंज। तो याद रखना साइन इनवर्स x का आंसर कहां से कहां तक आ सकता है, -π/2 से π/2। cos इनवर्स x का आंसर कहां से कहां तक आ सकता है, 0 से π। इसी लॉजिक पे अब बाकी सबको भी पहले देखते हैं, उसके बाद इस पे एक्चुअली डिस्कशन करनी शुरू करेंगे कि इसका फायदा क्या है। तो अभी हमने पहली काम की बात क्या सुनी कि हमें समझ में आया कि किसी फंक्शन का इन्वर्स, अदरवाइज तो डायरेक्टली इनका इन्वर्स पॉसिबल ही ना होता, तो इनका इन्वर्स पॉसिबल है तो कुछ शर्तों के साथ। उन शर्तों की वजह से जो इस सवाल में जो डोमेन बनेगा इसका वो केवल -1 से 1 है, और जो इसकी रेंज बनेगी वो केवल 0 से π है। अब ऐसे ही बाकियों को देखते हैं, बाकी सबको देखते हैं, और बार बार याद रखना ये एंगल है कॉस। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि केवल इसलिए हो पाएंगे क्योंकि हम लोग ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग को ये जाने पहचाने लगते हैं। cos इनवर्स x क्या होता है, सोचो कोई एंगल A। sin इनवर्स x क्या होता है, सोचो कोई एंगल B। तो फिर ये थॉट हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा वो आगे साथ साथ देखेंगे, पर केवल ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस हमें इतनी बात बस माइंड में जानी शुरू होनी चाहिए। इस टॉपिक में 3-4 क्लासेस के बाद, उसके बाद जो क्वेश्चंस आने शुरू होंगे कलेक्टिवली, वो हम लोग को सही हमारे माइंड को एक्चुअली एक्टिवेट करेंगे। पर उससे पहले जो जो बातें बताई जा रही हैं उसको पूरी तरह केवल ध्यान रखना शुरू करो। अभी नेक्स्ट बात कंप्लीटली इन सब का कंपाइलेशन देखते हैं। अब ये देखो, तो जो अभी करा पॉइंट उसका कंपाइलेशन क्या है, हमने एग्जैक्टली देखा
कि y अगर साइन इनवर्स x है तो उसमें x कहाँ से हो सकता है, -1 से 1, ये हमें याद हो गया। इसका डोमेन क्या होता है, साइन इनवर्स के अंदर जो नंबर जाएगा वो केवल -1 से 1 होगा, और साइन इनवर्स का जो आंसर आएगा वो गारंटेड -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। साइन इनवर्स x का आंसर कभी 2π/3 नहीं हो सकता। क्यों क्लियर है, वो हमें दिखता है कि वो π/2 से बड़ा हो गया, उसका आंसर हो ही नहीं सकता इतना। कॉस इनवर्स x का आंसर गारंटेड 0 से π के बीच में आएगा, और इसका डोमेन कितना, -1 से 1। tan इनवर्स x के केस में जो इसका डोमेन है ये होता है ऑल रियल, यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, तो -∞ और इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, और जो उसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट होती है। याद रखना, ये हमें याद हो गया। tan इनवर्स x की रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2, और जो उसका डोमेन होता है, मतलब यहाँ पे जो ये x है हमें समझ में आता है ये कोई भी नंबर हो सकता है बिटवीन -∞ से इन्फिनिटी, पर जो इसका जवाब आएगा tan इनवर्स x का वो कोई एंगल बनेगा, वो एंगल केवल -π/2 से π/2 होगा। और इसका रीज़न क्या, एग्जैक्टली वो जो हमने अभी सुना साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए। ऐसे ही सेम लॉजिक से जो कोसिकेंड इनवर्स x है, देखो ऐसे अपने माइंड को बनाओ, जो कोसिकेंड इनवर्स x का जो ये x है, ये सोचो ये कभी कोसिकेंड थीटा है। कोसिकेंड थीटा का आंसर कैसा होता है, या 1 से बड़ा या -1 से छोटा। तो कोसिकेंड थीटा का आंसर अगर 1 से बड़ा या -1 से छोटा है तो उसका मॉडुलस कैसा हो जाता, 1 से बड़ा। तो इसलिए कोसिकेंड इनवर्स x में जो x जा सकता है उसका मॉडुलस 1 से बड़ा होगा, या ऐसे बोल दो कि x 1 से बड़ा ले सकते हैं या -1 से छोटा ले सकते हैं। यहाँ पे इक्वालिटी है, और इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, लेकिन y 0 नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। ऐसे सेकंड इनवर्स x का मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेम लॉजिक। y इसका होता है 0 से π/2, लेकिन y π/2 नहीं हो सकता। बिल्कुल इस बात को एग्जैक्टली अपने माइंड में रखना शुरू करो। कॉट इनवर्स x का जो डोमेन है वो सेम उसके जैसा -∞ से इन्फिनिटी, पर याद रखना सेकंड जो इसकी जो रेंज होती है वो 0 से π होती है। देखो साइन इनवर्स x की रेंज कितनी, -π/2 से π/2। तो कोसिकेंड इनवर्स x बिल्कुल सेम, क्लियर, आपस में रेसिप्रोकल, हम लोग का माइंड बिल्कुल चलता है ऐसे। तो जो इसकी रेंज है वो कितनी होती है, -π/2 से π/2, बस 0 नहीं होनी। सेम तरह का बनता है कॉस इनवर्स x का सेकंड इनवर्स x के साथ रेंज सेम तरह की बनती है, बस यहाँ पे π/2 छूट जाता है। लेकिन tan इनवर्स x की और कॉट इनवर्स x की रेंज में डिफरेंस है, ये -π/2 से π/2 है, ये 0 से π है। क्यों, क्योंकि tan x का ग्राफ -π/2 से π/2 1 1 होता है, cot x का ग्राफ 0 से π तक 1 1 होता है। तो अगर कोई चाहे इसको इवैल्यूएट करना तो वैसे सोचे, पर इस पर बहुत फंसी होने की नीड नहीं, हमें बस ये अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। तो पहले पता होना चाहिए था कि यहाँ तक हम पहुँचे किस लॉजिक से, बस दैट्स इट। ये पूरी तरह हमारे माइंड में, अगर पूरी तरह इनमें से हर बात हमें याद होनी चाहिए, हमें क्वेश्चंस में काम आने वाली है, कैसे वो भी देखेंगे आज वाली क्लास में। पर पहले बस इतनी बात को कंप्लीटली अपनी कॉपी में नोट करो, और अब ऑनवर्ड्स इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ना थोड़े से क्वेश्चंस लाइन से करते हैं, जो कि केवल हम लोग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सही करना शुरू करेंगे। अभी किसी ने बोला साइन इनवर्स ऑफ √3/2 निकालो, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि वो कौन सा एंगल होता है, याद रखना ये लाइन, और ऐसे बोलना वो कौन सा एंगल है -π/2 और π/2 के बीच में। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स के आंसर ने -π/2 से π/2 के बीच में आना है। वो कौन सा एंगल है -π/2 से π/2 के बीच में, जिसके साइन थीटा का आंसर √3/2 आता है। कब आता है साइन थीटा √3/2, वो आता है π/3 के ऊपर। तो इसलिए साइन इनवर्स ऑफ √3/2 डायरेक्टली कितना हो जाएगा, डायरेक्टली π/3, विदाउट डूइंग एनीथिंग स्पेशल। हमें क्लियरिटी किसका आंसर π/3 होगा। बिल्कुल ऐसी अभी ये नेक्स्ट करो, लगातार बस ये 5-6 क्वेश्चंस कर दो, फिर करेंगे आगे बात। ये नेक्स्ट करो। कॉस इनवर्स -1/2 किसी ने बोला निकाल दो, तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि किस एंगल के लिए कॉस थीटा का आंसर -1/2 आता है। पर अब की बार एक शर्त है, जो कॉस इनवर्स है हमने याद रखना होता है कि इसका आंसर केवल 0 से π के बीच में आएगा। तो हमने सोचना है कि 0 से π के बीच में कॉस का आंसर किस वैल्यू के लिए -1/2 होता है। तो हमें समझ में आता है कि 0 से π के लिए कॉस का आंसर -1/2 कहाँ पे होता है, 2π/3 के ऊपर। π/3 पे कॉस थीटा कितना होता है, 1/2, तो 2π/3 पे कितना होता है, -1/2। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 2π/3। बस हमारे माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अब कई बच्चे सोचते हैं कि कॉस थीटा -1/2 तो 4π/3 पे भी होता है। देखो 4π/3 पे भी इसका आंसर कितना आता है, -1/2। पर 4π/3 मेरा आंसर नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें बिल्कुल माइंड में बैठना शुरू करा हुआ है कि कॉस इनवर्स के आंसर ने केवल 0 से पाई के बीच में आना है। तो वी हैव टू फाइंड दैट एंगल बिटवीन द गिवन रेंज। यही एक्चुअली मेन कहानी है। इसी को अप्लाई करो अब इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सिंपल था, tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है? -π/2 से π/2। ये बातें याद रखनी है। तो tan इनवर्स को सोचो, tan इनवर्स को छोड़ो, ये सोचो कि किस एंगल के लिए tan थीटा -√3 होता है, पर शर्त है कि उस एंगल को -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो हमें दिखता है वो एंगल कितना है, -π/3। तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना बन गया? -π/3। कोई ट्रिक नहीं। देखो tan थीटा -√3 2π/3 पे भी होता है, पर वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि tan इनवर्स के आंसर ने केवल -π/2 से π/2 के बीच में आना है। क्यों आना है वो हमने रेंज में डिफाइन करा पहले, तो इस बात को याद रखना है बस। दिस इज द मेन टास्क। अब एक और कर दो, अभी नेक्स्ट करो। cot इनवर्स -1/√3। हमें क्लैरिटी है कि cot इनवर्स का जवाब 0 से पाई के बीच में आता है। तो हमने सोचना है कि किस एंगल के लिए cot का आंसर -1/√3 आता था। तो याद करो ट्रिग्नोमेट्री में cot थीटा 0 से पाई के बीच में कब आएगा -1/√3? वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। किस एंगल के लिए आएगा? 1/√3 कब आता है? π/3 पे। -1/√3 कब आएगा? 2π/3 पे। तो डायरेक्टली हमारा आंसर कितना होता? 2π/3। को ये अंडरस्टैंडिंग का पता होना इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। अब इसी पॉइंट को अब आगे अप्लाई करते हैं। ये उसी सिंपल से पॉइंट को बस थोड़ा एक्सपैंड करा गया। किसी ने बोला साइन, अब देखो देखने में कितना ऑकवर्ड लगता है, पर करने पे रियलाइज होगा कि कितना सिंपल काम था। हमें क्या बोला गया? साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। तो याद करो कि साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या होगा। तो हमने वो एंगल ढूंढना था -π/2 से π/2 के बीच में, जिसका आंसर -√3/2 आता। वो कब आता? -π/3 के ऊपर। तो इतने हिस्से का आंसर क्या है? ये एक एंगल होता है, साइन इनवर्स एक एंगल है। तो ये एंगल का आंसर कितना बना? -π/3। तो अब ये क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ -π/3। तो अब कॉस -π/3 का आंसर कितना होता है? सेम जो कि cos π/3 होता है। वो कितना होता है? 1/2। तो क्या हमें समझ में आया सवाल? बस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बन गया। और साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा? π/6। तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आएगा? π/6। इतना सा लॉजिक है। तो केवल हमने क्वेश्चंस की लैंग्वेज को देख के पैनिक नहीं होना, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बात समझनी शुरू करी है कि साइन इनवर्स को देखो कि वो कोई एंगल है। जैसे इसको एंगल की तरह देखो तो सोचो कि ये थीटा लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये इजीली सॉल्व हो गया। उसके बाद इसको ब्रेक करना वॉज वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट करो। नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, अपने आप ईजिली बनाना उसका आंसर। नेक्स्ट करो। साइन इनवर्स ऑफ 2x - 3 का डोमेन निकालना है। तो अब इसका डोमेन क्या होता है? हमें क्लैरिटी है कि शर्त ये है कि साइन इनवर्स के अंदर जो नंबर लिखा जाए उस नंबर को केवल -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो मैं फटाफट क्लैरिटी की 1 सेकंड में लिखो कि 2x - 3 कैसा हो गया? -1 से 1। अब ये हमें आता है, इसको 3 को इधर और इधर ले गया, तो 2x आ गया 2 से लेके 4, वहाँ से डिवाइड करके x आ गया 1 से 2। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? 1 से 2, दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट। हर बात इंपॉर्टेंट है। इसका डोमेन देखो -1 से 1 नहीं है। इस नंबर को अब की बार -1 से 1 के बीच में होना चाहिए था। जैसे हमने इसको -1 से 1 के बीच में करा, हमारा आंसर बना 1 से 2। तो बहुत बेसिक से पॉइंट हैं, इन्हीं सब बातों को मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेक्स्ट करो। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, बस कंफ्यूजन, हल्की सी कंफ्यूजन क्रिएटेड थी। किसी ने कहा कि इसका डोमेन बताओ, तो हमें क्लैरिटी है कि इसका आंसर कैसा होता है। इसका डोमेन क्या होगा? -1 से 1। cos x का डोमेन क्या होता है? cos x में x कैसा हो सकता है? कोई भी एंगल हो सकता है, इसको तो कोई ट्रबल ही नहीं है। तो इसलिए इसका डोमेन है -1 से 1। cos x अकेले, देखो cos इनवर्स x नहीं है, सिंपली cos x है। cos x में x कैसा हो सकता है? कुछ मर्जी हो सकता है x। तो उसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो अगर कभी, अब हमने बताना है कि ये पूरा फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा। तो पूरा फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? जब डोमेन का कॉमन वैल्यूज आएंगे, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। उसका -1 से 1, उसका ऑल रियल। कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया? -1 से 1। ये अपना आंसर है। बस हमें राइट बोलने की समझ चाहिए, बेकार क्वेश्चन हैं ये। अब नेक्स्ट करो। इस क्वेश्चन में देखो कंफ्यूजन कोई नहीं थी, पर एग्जामिनर ने हमें बहुत सिली तरीके से फंसाया। पर आई एम श्योर कि इसको ईजिली ट्रैक कर पाए होगे। अगर नहीं कर पाए तो याद रखना, बहुत देखो कितना सिली सा पॉइंट था। हमें किसी ने बोला कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर है 3π/2 के, तो हमसे ये अजीब सी वैल्यू को बोल दिया सॉल्व करने को। अब ये तो पक्का है कि हम इसको सॉल्व करना नहीं कर सकते डायरेक्टली शुरू। पर एक बात सोचो, मान लो हमें कभी स्कूल में बोला जाए कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं 100 मार्क्स के,
और मान लो हमारे मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स मिला के आ गए 300, तो अगर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के मार्क्स ऐड करके अगर 300 आ गए तो हमें समझ में आता है कि इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों में हमारे 100 100 100 आए हुए हैं, तीनों में मैक्सिमम आए हैं, तभी तो हमारा मैक्सिमम सम बना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि किसी में एक मार्क्स थोड़े से कम हो, मान लो एक में मार्क्स 90 हों और मैथ्स में मार्क्स 110 हो जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि मैथ्स का पेपर ही 100 नंबर का था। सेम बात एक्चुअली इस क्वेश्चन में थी। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, तीनों का सम अगर मिला के हमें गिवन है कि 3π/2 है, तो अब हमें ये क्लियरिटी है कि साइन इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो कितनी है, π/2। साइन इनवर्स y की मैक्सिमम वैल्यू π/2, साइन इनवर्स z की मैक्सिमम वैल्यू π/2। तो अगर इन तीनों का सम मिला के हमें 3π/2 गिवन है, इसका मतलब ये तीनों मिला के 3π/2 तभी पॉसिबल है हो पाने जब ये तीनों इंडिविजुअली π/2 हो। इतनी सी बात थी। तो अब ये सोचो कि अगर ये π/2 है तो साइन इनवर्स x का आंसर π/2 किस x के लिए आएगा, मतलब साइन इनवर्स x अगर π/2 है तो x कितना हो जाएगा, साइन π/2 विच इज़ व्हाट 1। तो ये अगर π/2 है तो x कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 है, इसका मतलब x कितना हो गया 1, y कितना हो गया 1, z कितना हो गया 1। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली ये बात कंक्लूड करी कि वहाँ से x y z तीनों कितने आ गए 1 1 और 1। उसके बाद ये क्वेश्चन बेकार था, 1 + 1 + 1 -9/3। डायरेक्टली हमने वैल्यू फिल करी, आंसर आ गया 0। तो अकेली अंडरस्टैंडिंग क्या थी, इस बात को पकड़ पाना कि हमें किसी ने इन तीनों का मैक्सिमम सम दिया हुआ था कि इसका आंसर 3π/2 है। तो वहाँ से अगर हमने इस बात को इंटरप्रेट कर लिया तो हमने राइट बात पकड़ ली। सिंपल सा बेकार सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस केवल अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए इन सबको डिस्कस कर रहे हैं। अब चलो अब डोमेन का ही एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल है, राइट आंसर बनाओ। देखो हमने थ्योरी सुनी, कुछ अभी हमने क्लास में सुना। हमें कब आना शुरू होता है, जब हम सवालों को लिख लिख के करते हैं तो हमारे माइंड में अपने आप ना बहुत थोड़े थोड़े से पैटर्न्स बनने शुरू होते हैं। तो अभी केवल वो कर रहे हैं, तो बहुत आराम से करो, अपने आप लॉजिक बनेगा। पर लेकिन सवालों को करने में कभी उस प्रोसेस से ना बचना। क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना है साथ साथ। अब नेक्स्ट करो। सेकेंड इनवर्स ऑफ 2x + 1 में हमें समझ में आता है कि जो ये 2x + 1 है ये या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा या फिर लेस देन इक्वल टू -1 होगा। बस हमने ऐसे लिख देना था। उसके बाद तो बेकार है, यहाँ से x कैसा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहाँ से x कैसा आ गया लेस देन इक्वल टू -1। तो आंसर क्या बना, 0 से बड़ा या -1 से छोटा। तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या बना, -∞ से -1, जिसमें हमें दिखता है कि -1 पे क्लोज ब्रैकेट, से 0 से ∞, जिसमें -∞ और ∞ पे हमें क्लियरिटी है कि ओपन ब्रैकेट आएगा। बहुत माइनर भी मिस्टेक इसमें मिस्टेक है, वो हमने नहीं करनी। ये हमारा आंसर बनना चाहिए, यहाँ क्लोज और यहाँ क्लोज ब्रैकेट। बहुत सिंपल था पर राइट होना चाहिए था। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी पैटर्न का देखो क्वेश्चन हमने पहले भी करा, पर प्रैक्टिस करके हमारी समझ बढ़ती जाएगी। बस साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 टाइम्स कोसेकेंड इनवर्स ऑफ -2। तो सबसे पहले कोसेकेंड इनवर्स -2 को पकड़ो, तो हमें समझ में आता है कि इस कोसेकेंड इनवर्स ऑफ -2 में ये सोचो कि किस एंगल के लिए कोसेकेंड इनवर्स का आंसर कैसा आता है, -π/2 से π/2 के बीच में। किस एंगल के लिए कोसेकेंड थीटा का आंसर -2 आता है, मतलब किस एंगल के लिए साइन थीटा का आंसर -1/2 आता है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो कब आता है साइन थीटा -1/2, -π/6। तो इसलिए इतने हिस्से का आंसर कोसेकेंड इनवर्स -2 का आंसर हो गया -π/6। तो क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ -π/6, मतलब ये क्या बन गया, -π/3। देखो सवाल कितना बेकार हो गया जब हम लोग इसको देखना शुरू कर देते हैं। तो वही आज वाली क्लास में बस पहला इतना सा इंट्रोडक्शन वाला काम है। सवाल क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ -π/3। सो दिस वॉज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ -π/3। अब कॉस -π/3 सिंपल है, वो कितना होता है 1/2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज़ वॉट, π/6। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना, स्ट्रेट फॉरवर्ड π/6। ये आंसर था। तो केवल ये अंडरस्टैंडिंग राइट करनी थी। सॉल्व करने का इसका राइट टाइम कितना था, 30 सेकेंड्स। पर अगर अभी टाइम भी लगा तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ग्रेजुअली आप लोग सब इसको करने लगोगे 5-10 सेकेंड के अंदर। पर अभी अगर टाइम लगाते हो कोई ट्रबल नहीं, अभी चाहे 5 मिनट लगाओ, पर अपने आप करो और राइट करो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, बहुत सिंपल काम है, पर इस टॉपिक में ना जो काम है वो कंसेप्चुअल है, इसलिए इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार काम है। जैसे हम पॉइंट सुनेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि इस पर कोई भी सवाल आएगा, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, बस वो प्रोसेस समझ में आने के बाद वो बेकार होगा।
अब सोचो, मान लो किसी ने हमें क्वेश्चन दिया होता कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 बता दो, सिंपली साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 बता दो, तो हमें कोई ट्रबल नहीं। क्लियर है? एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाता है? डायरेक्टली एक्स, हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में करा हुआ है। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है? एक्स वापस आ जाता। तो हम लोग डायरेक्टली टेम्प्ट होते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? डायरेक्टली पाई बाय 3, कोई ट्रबल नहीं इसमें। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन होता साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3, बहुत बेसिक सी बात है समझना, और इसको अब ध्यान से समझना। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 अगर आता, तो जो हम सबसे पहली जो गलती करते हैं वो ये कि हमें लगता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 3। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें ये क्लैरिटी है कि हमने याद करा था कि साइन इनवर्स का जो हम आंसर बनाएंगे वो केवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का आंसर 2 पाई बाय 3 कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। तो अब देखो, अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे ना थोड़ी सी चालाकी करनी है। चालाकी क्या करनी है कि हमने यहाँ पे इस एंगल 2 पाई बाय 3 को बदलना है। कैसे बदलना है? हमने क्या करना है कि इस 2 पाई बाय 3 की जगह एक ऐसे का एंगल सोचना है जिसके साइन का आंसर उतना ही आता हो जितना साइन 2 पाई बाय 3 का आता है। साइन 2 पाई बाय 3 का कोई आंसर आता होगा, तो कोई ऐसे का एंगल सोचो जिसके साइन का आंसर उतना ही आए जितना साइन 2 पाई बाय 3 का आता है, पर शर्त यह है कि हमारे वाले एंगल को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए। तो याद करो, साइन 2 पाई बाय 3 कितना होता है? साइन पाई माइनस पाई बाय 3। तो साइन पाई माइनस पाई बाय 3 लिखो या साइन पाई बाय 3 लिखो, सेम आंसर आता है। तो हमने क्या चालाकी करी कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग साइन 2 पाई बाय 3 वी हैव जस्ट चेंज दिस एंगल इनटू साइन पाई बाय 3, बिकॉज साइन 2 पाई बाय 3 एंड साइन पाई बाय 3 आर हैविंग द सेम वैल्यूज, बट द ओनली डिफरेंस इज दिस कि this angle was not in the given range which was defined for sin inverse x, but this angle is in the given range। तो हमने जैसे ये एंगल बदला, अब सारी गेम खत्म हो गई। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 कितना होता? पाई बाय 3। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 का जो जवाब होगा वो पाई बाय 3 होगा, 2 पाई बाय 3 नहीं होगा। तो हमने अब जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें हमने सोचना कैसे है? बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे हर बार एंगल गड़बड़ होगा, तो हमने उस एंगल को ठीक करना है इस इन्वर्स फंक्शन की रेंज के अकॉर्डिंग, उसको रेंज में लेके आना है। जैसे अब देखो यहाँ पे पाई बाय 3 को लेके आए। अब देखो, अगर मान लो कि कोई कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाय 3 बोलता, तो उसमें हमें ट्रबल नहीं थी। कॉस इन्वर्स की रेंज कैसी होती है? 0 से पाई। तो कॉस इन्वर्स एफ इन्वर्स ऑफ एफ एक्स, अब की बार ये एक्स इसकी रेंज में है, इस रीजन से इसका आंसर डायरेक्टली 2 पाई बाय 3 हो जाता। देखो ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत था। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 ना होता। ये है काम की बात। एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर अपने आप क्वेश्चंस करोगे आज भी। मान लो किसी ने बोला कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4 पाई बाय 3। अब 4 पाई बाय 3 कैसा एंगल है? पाई प्लस पाई बाय 3, तो वो तो बड़ा हो गया पाई से, तो इसका आंसर 4 पाई बाय 3 तो नहीं हो सकता, वो बात तो पक्की है। तो अब हमने दिमाग क्या लगाना है? हमने सोचना है कि 0 से पाई के बीच में वो कौन सा एंगल है जिसके कॉस का आंसर उतना ही होता है जितना इस कॉस 4 पाई बाय 3 का होता है। तो कॉस 4 पाई बाय 3 कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। सेम नेगेटिव आंसर 0 से पाई के बीच में कहां पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। किस एंगल पे आएगा? ये है पाई प्लस पाई बाय 3। सेम आंसर कहां पे आता है? पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब 2 पाई बाय 3 के ऊपर। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ये लिख लें तो किसी को पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि cos 4 पाई बाय 3 और cos 2 पाई बाय 3 का आंसर तो सेम है। तो अगर हमने इसको ये लिख लिया तो इट इज स्टिल ओके, बिकॉज वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू आउट ऑफ दिस फंक्शन। तो इस रीजन से, पर ये करने का फायदा क्या हुआ कि अब ये एंगल जो है वो हमारे डिफाइन इंटरवल के बीच में आ गया, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो इसलिए cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई बाय 3 का जो हम जवाब देते हैं वो एक्चुअली 2 पाई बाय 3 होता। बड़े काम की बात है, इसको एग्जैक्टली ऐसे बोलना है। 4 पाई बाय 3 को हमने रिजेक्ट करा क्योंकि वो हमारी इस इन्वर्स की रेंज के बीच में नहीं था, तो हमने इसकी जगह वो एंगल क्रिएट करा जो कि इन्वर्स वाले फंक्शन की रेंज के बीच में हो, और हर बार ऐसा होगा। तो ये तो बहुत बेसिक सवाल हैं, पर पहले बहुत बेसिक करके फिर थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग भी करेंगे। पर एक बार जैसे इस पर ग्रिप बन गई, फिर इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी फेस करोगे वो विद इन 30 सेकेंड्स 1 मिनट खत्म हो जाते हैं। पर केवल अपने माइंड में जैसे बोला गया ये थॉट लाना शुरू करो
कैसे लाना शुरू करोगे? क्वेश्चंस करके। डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये अपने आप सॉल्व करो, टाइम लगाना पर सही आंसर बनाना। अब ये करो सॉल्व। साइन इनवर्स ऑफ साइन 6π/7। 6π/7 को नोटिस करो कि वो कहाँ पे है। क्या दिखता है कि वो 6π/7 मतलब वो ऑलमोस्ट वो π/2 से बड़ा है, यहाँ कहीं एंगल है 6π/7। तो ये एंगल π/2 से तो बड़ा है। साइन इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2 के बीच में आता है, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली 6π/7 तो नहीं हो सकता, वो बात तो पक्की है। तो अब क्या करें? तो इस 6π/7 की जगह सोचो कोई एंगल जो कि -π/2 से π/2 के बीच में है, जिसके साइन का आंसर उतना ही आता है जितना साइन 6π/7 का आता है। तो अब साइन 6π/7 क्या है? एक्चुअली साइन पाई -π/7, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? सेम एज साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ पे साइन 6π/7 की जगह अगर साइन π/7 लिख दें तो बिल्कुल ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/7 और साइन 6π/7 दोनों का सेम आंसर है, पर π/7 लिखने का फ़ायदा क्या होता कि वो हमारी रेंज के बीच में आ जाता, -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 6π/7 को लिखा साइन इनवर्स साइन π/7, तो उसका आंसर आ गया π/7। तो इट वॉज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस ये अकल डेवलप करनी है। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो tan इनवर्स ऑफ tan 6π/7, ये भी इजीली सॉल्व करो, ये अपने आप कंप्लीट करते हैं। सेम बात थी इसमें भी। अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan 6π/7 में 6π/7 कहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अब tan इनवर्स का आंसर तो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर 6π/7 तो नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? इस एंगल की जगह हमने वो एंगल क्रिएट करना था जिसके tan का आंसर उतना ही होता है जितना कि tan 6π/7 का होता है, पर वो एंगल को कैसा होना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में। 6π/7 पे tan कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव। सेम नेगेटिव आंसर कहाँ पे आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो tan पाई माइनस थीटा लिखो या tan माइनस थीटा लिखो, सेम आंसर आता है। तो tan पाई -π/7 लिखो या tan -π/7 लिखो, सेम आंसर आता है। तो हमने क्या करा कि इसकी जगह लिखा tan इनवर्स ऑफ tan -π/7। ये थी सारी अंडरस्टैंडिंग। इसको ये लिखा, बस हमने इसको बदल दिया, यही मेन काम है। ये आ गया -π/7 और ये मेरा आंसर बन सकता, क्यों? मेरी रेंज के बीच में। तो इतना सा काम है, इतना सा लॉजिक है, केवल ये अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन पे हमारी परफेक्शन में होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे ही ईजिली अब कॉस इनवर्स वाला भी कर दो, कॉस इनवर्स कॉस 6π/7। अब ये करो सॉल्व। अब ये बिल्कुल सिंपल था, कॉस इनवर्स कॉस 6π/7। कॉस इनवर्स की शर्त क्या है कि एंगल को 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, और ये तो पहले से 0 से पाई के बीच में है, तो बिल्कुल ठीक है, फिर यही डायरेक्टली हमारा आंसर है। तो इसलिए इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, इट वॉज सो सिंपल। अब इसी पैटर्न पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो, tan इनवर्स ऑफ tan 13π/12। तो अब करना क्या है? हमने इसका जवाब बनाना है। तो अब हमने जो क्वेश्चंस हमने इससे पहले काफ़ी देर पहले जो करे, उसमें हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते थे। क्यों कर लेते थे? क्योंकि तब हमें जो एंगल्स यहाँ पे जो एंगल्स दिए जाते थे उनकी वैल्यू हम जानते थे, उसका tan वैन हम निकाल के आगे उसको ईजिली हैंडल कर लेते थे। तो इन दिस केस अब हमें इसका आंसर नहीं पता, तो हमें चाहिए भी नहीं। ये सोचो कि जो tan 13π/12 है, आर वी एबल टू सी कि 13π/12 कैसा एंगल हो गया? ये हो गया पाई प्लस π/12, ये यहाँ कोई एंगल है। देखो इसको जज कैसे करा, इसको ब्रेक कर लिया अपने मन में, 12π प्लस पाई, तो ये बन गया पाई प्लस π/12। तो tan, ये एक तरीके से tan पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है। थीटा इसमें एक छोटा सा एक्यूट एंगल है, विच इज इन दिस केस π/12। तो अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का आंसर हमें क्लियरिटी है कि वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब क्या करें? तो क्या करो कि ये सोचो कि वो कौन सा एंगल है -π/2 से π/2 के बीच में जिसके tan का आंसर उतना ही आता है जितना कि tan 13π/12 का आता है, पर एंगल हमने कहाँ ढूंढना है? -π/2 से π/2 के बीच में। तो हमने याद करा, हमें याद आया कि tan पाई प्लस थीटा बोलो या अकेला tan थीटा बोलो, सेम आंसर आता है। tan पाई प्लस थीटा बोलो या अकेला tan थीटा बोलो, सेम आंसर आता है। तो इसको tan इनवर्स ऑफ tan 13π/12 की जगह अगर tan इनवर्स ऑफ tan π/12 भी अगर बोल दें तो एक ही बात है। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? अब ये एंगल मेरी रेंज के बीच में है, तो इसलिए डायरेक्टली ये मेरा आंसर है। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स वाला फॉर्मेट ये अब बना, इसलिए अब की बार डायरेक्टली ये मेरा आंसर बन सका। तो tan इनवर्स ऑफ tan 13π/12 का आंसर क्या बनता? π/12। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, जो
पॉइंट है डिस्कशन का वो एग्जैक्टली ये है। अब बिल्कुल इस पॉइंट को, इस बेसिस की हमारी क्लैरिटी जब बननी शुरू हो जाए, फिर हम इस टॉपिक में ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं। बहुत ग्रेजुअली इंप्रूव करो, भागेंगे नहीं, पर हर स्टेप को ध्यान से समझो। आज वाली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी और केवल उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना शुरू करा डायरेक्टली थ्रू क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में इसी को अप्लाई करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ और साथ में उसके नई बातें सुनेंगे। पर नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करा, उस पर अभी बहुत क्वेश्चंस और देखेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को ग्रेजुअली आगे बढ़ाएंगे। तो जो याद रखना वो ये कि अपने माइंड में ये पिक्चर बनानी शुरू करो कि कोई tan इनवर्स ऑफ समथिंग बोले तो हम लोग देख सकते हैं कि वो थीटा है, कि वो कोई एंगल है। साइन इनवर्स ऑफ x को अपने मन में सोचो कि थीटा है। तो जब ऐसे देखना शुरू करते हो तो एक्चुअली क्वेश्चंस हमें बहुत सिंपल लगने लग जाएंगे। अब इसका रोल कैसे है और क्या हो सकता है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज वाली क्लास में कोई पॉइंट भी अगर लगा कि हम लोग उसमें करते समय फंसे थे, तो उसको अभी के अभी रिवाइज करना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हमारे लिए काम थोड़ा इससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा।